नमस्कार, मैं हूं अरविंद राजपूत। हमारे खास कार्यक्रम आमने सामने में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पूरी दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है और भारत में चुनाव का जब मौसम आता है तो हर कोई अपने तरीके से मुद्दों के साथ लड़ना चाहता है, देश को विकसित करना चाहता है। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने राष्ट्रपति पद का नामांकन भर दिया है और हिंदुस्तान में कई ऐसे रिकॉर्ड हैं जो समय समय पर जनता के सामने आते रहते हैं। लेकिन सबसे पहले आपका जो परिचय है वो कराते हैं हम एक ऐसे शख्स से जिन्होंने तैयारी कर ली है राष्ट्रपति चुनाव लड़ने की। हमारे साथ हैं मोहम्मद पटेल साहब। मोहम्मद साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है और सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने एक बड़ा निर्णय लिया है। ये बताइए कि आज की तारीख में राष्ट्रपति पद को लेकर जिस तरह से पक्ष और विपक्ष का मुद्दा चल रहा है, रामनाथ कोविंद हैं तो दूसरी तरफ विपक्ष ने मीरा कुमार का नाम लिया है, ऐसे में आप अपनी उम्मीदवारी को कहाँ देखते हैं? सबसे पहले तो मैं मेरे भारत के संविधान को सल्यूट करता हूँ और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को जो है कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ कि उनके बनाए हुए संविधान की वजह से मैं जो है आज राष्ट्रपति इलेक्शन का उम्मीदवार बना हूँ। रहा सवाल यूपी और एनडीए ने एक दलित पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। हालांकि राष्ट्रपति इलेक्शन के अंदर कोई कास्ट पॉलिटिक्स, पार्टी पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए, लेकिन बड़े बदकिस्मती से ये हमें देखने मिल रहा है कि दोनों पार्टियां जो है पार्टी पॉलिटिक्स कर रही है, कास्ट पॉलिटिक्स कर रही है। ये हमारे देश के लिए सही नहीं है। राष्ट्रपति पूरे देश का होता है, पूरे समाज का होता है, हर जाति का होता है। उसे किसी एक जाति का लेबल लगा करके चुनाव लड़ना ये हमारे देश के हित में सही नहीं है। जी, अगर हम मुद्दों की बात करें तो मुद्दे भी बहुत अहमियत रखते हैं। आप किन मुद्दों को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि राष्ट्रपति बनना आसान तो है नहीं, क्या कहेंगे? देखिए, हमारे देश का इतिहास ये है कि एक चाय बेचने वाला आदमी प्रधानमंत्री बन सकता है, तो हम जैसे साधारण आदमी भी जो है राष्ट्रपति बनने की कोशिश कर सकते हैं। इसमें कोई जो है गुनाह नहीं है। लेकिन तकनीकी रूप से आप कैसे देखते हैं इसको? आपको लगता है कि वाकई आपके पक्ष में वोट पड़ेंगे? देखिए, थोड़ा दुख हो रहा है क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव में कोई पार्टी पॉलिटिक्स होना नहीं चाहिए। कल जो है एनडीए के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद जी जब नॉमिनेशन भरने गए तो पूरी बीजेपी की टीम उनके साथ गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है चुनाव है, राष्ट्रपति का चुनाव बीजेपी लड़ रही है। आज जो है मीरा कुमारी जाएगी, उनके साथ सोनिया गांधी जाएंगी, राहुल गांधी जाएंगे, कांग्रेस के नेता जाएंगे। और ऐसा लगेगा कि कांग्रेस पार्टी के वो उम्मीदवार है, बीजेपी की ये उम्मीदवार है। ये देख करके बड़ा दुख होता है। और जब ऐसी स्थिति में यूपीए और एनडीए की जब बात होगी तो यूपीए से संबंधित एमपी जो है वो यूपी के उम्मीदवार को वोट देंगे और एनडीए के। यही सवाल मैं आपसे करना चाह रहा हूँ कि आपको क्या लगता है कि कौन से लोग आपको वोट देंगे? देखिए, हम तो जो है देश की जनता से, क्योंकि इसमें इस पूरे इलेक्शन में आपको पता होगा कि एमपी और एमएलए वोट देते हैं। हम जो है भारत के संविधान को देख करके हम लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि हम जो है राष्ट्रपति चुनाव लड़ रहे हैं और देश की 125 करोड़ जनता से भी हम ये अपील कर रहे हैं कि आप अपने एमपी और एमएलए के ऊपर दबाव बनाएं कि आप जो है इन लोगों को जो है राष्ट्रपति चुनाव के लिए इनको चुने। ये हम जो है एक लोगों के अंदर जो है उनके ऊपर उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो आप लोगों के बीच जा रहे हैं, क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है आपको? देखिए, जब से हम 14 तारीख को दिल्ली में जब फर्स्ट डे जो है हम पार्लियामेंट हाउस में जा कर के फॉर्म भर के आए, पहले दिन ही मेरी मिसेस और मैं, उनका नंबर 4 है और मेरा नंबर 5 है सीरियल नंबर के हिसाब से। और जब हम पार्लियामेंट से निकले तो हम जो है व्हाट्सएप के जरिए, प्रेस के माध्यम से और भी टीवी चैनल के माध्यम से लोगों को हम अपील कर रहे हैं कि भाई हम जो है मुंबई शहर में जो है हम 2 ही उम्मीदवार हैं, मुंबईकर। और हम ये कोई बम्बई का चुनाव नहीं, पूरे देश के राष्ट्रपति का चुनाव है। हम मीडिया के माध्यम से लोगों से अपील कर रहे हैं, एमपी से अपील कर रहे हैं, पार्टी वालों से अपील कर रहे हैं कि पार्टी पॉलिटिक्स को दूर रख करके एक साधारण आदमी को एक बार मौका दे दीजिए आप। हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आपके दोनों हाथ में आप चाहते हैं कि लड्डू हो, आप या पत्नी, इसको कैसे हम देखें? क्योंकि अगर आपको लगता है कि अगर मेरा कुछ गड़बड़ होता है तो पत्नी आ जाएंगी, पत्नी का कुछ गड़बड़ होता है तो मैं आ जाऊँगा, क्या ये भी सवाल आपके सामने आया? देखिए, देश में जो है महिलाओं को सम्मान की जब बात चलती है तो सबसे पहला मैं एक उदाहरण हूँ कि मैं मेरी पत्नी को जो है इतना बड़ा सम्मान दिया हूँ कि मेरे साथ जो है राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए उन्हें पार्लियामेंट ले गया और मुझसे पहले उनका फॉर्म भरवाया। ये जो है एक इतिहास की बात है। देश की पहली मुस्लिम महिला है जिन्होंने फॉर्म भरा है, राइट है। अभी पति पत्नी का जो संबंध है, एक जो घर में होता है वो तो होता है, कितना बदलाव आया है
आप दोनों के व्यक्तिगत संबंधों में, क्योंकि आप दोनों बिल्कुल सोच बदल गई होगी जब से आपने नामांकन भरा होगा। देखिए, ऐसी तो कोई बात नहीं है। हम चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन घर में जो है, घर में लड़ नहीं रहे हैं हम देश में चुनाव लड़ रहे हैं, घर में चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। हम जैसे पहले थे वैसे ही है। अच्छा मोहम्मद पटेल साहब, ये बताइए कि अभी तक अगर हम जनता की भावनाओं का ख्याल करें, आपने लंबे समय से समाज सेवा में अपना योगदान दिया है, कुछ मुद्दों को आप सामने रखना चाहेंगे जिन्होंने आपको एक नया बूस्टअप दिया हो? देखिए, सबसे बड़ा हमारा मुद्दा ये है, क्योंकि दुश्मन बहुत हैं आपके। सबसे बड़ा हमारा मुद्दा ये है कि अगर हम राष्ट्रपति बनते हैं तो 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान को जो है मुंह तोड़ जवाब देंगे और पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे, क्योंकि आतंकवाद हमारे देश में पाकिस्तान फैलाया हुआ है। कश्मीर में अमन शांति भंग की हुई है। आज कश्मीर का आप हालत देखिए। ये स्थिति में जो है मेरा एक कर्तव्य बनता है कि मैं राष्ट्रपति बनने के बाद जो है ऐसे मुल्क, जो हमारे मुल्क में जो है हमारा शांति भंग किए हुए, हमें उन्हें सबक सिखाना यह ज़रूरी है। मैं ना पार्टी देखूंगा ना पॉलिटिक्स देखूंगा, मैं सबसे पहले मेरा देश देखूंगा। लेकिन अगर हम बाकी राष्ट्रपतियों की बात करें, इस देश में तो एक लंबी परंपरा रही है, बहुत सारे राष्ट्रपति हुए हैं जिन्होंने देश के लिए बहुत बेहतर काम किया है। आपको लगता है कि आप बिल्कुल सक्षम हो पाएंगे निर्णय लेने में? क्योंकि हम इसलिए सक्षम होंगे कि हमारे ऊपर कोई पार्टी का लेबल नहीं है। रामनाथ कोविंद जी बीजेपी जो बोलेगी वो करेंगे, मीरा कुमारी जी सोनिया गांधी वो बोलेंगे वो करेंगे। हमारे ऊपर ना सोनिया गांधी का दबाव रहेगा, ना अमित शाह का रहेगा, ना नरेंद्र मोदी का रहेगा। हम हमारे मन की बात करेंगे और देश की हित में करेंगे। हम देश की सेवा के लिए आगे आए हैं और वक्त पड़ा तो हम देश की सेवा के लिए बॉर्डर पे जाकर के भी लड़ेंगे। और मैं एक ऐसा राष्ट्रपति रहूँगा, मैं ट्रेन से चलूँगा। अच्छा, एक ट्रेन से चलूँगा, लोगों के साथ में संबंध बना के रखूँगा। मैं कोई प्लेन से नहीं घूमूंगा, मैं ट्रेन से चलूँगा। लेकिन सुरक्षा का क्या होगा? देखिए, मुझे सुरक्षा की कोई ज़रूरत नहीं है। जनता का तो तकलीफ होगी ना अगर कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। जनता कैसे अपने आप को संभाल पाएगी? क्योंकि राष्ट्रपति साहब अगर ट्रेन से जाएंगे, देखिए उनको जब जनता को ये पता चलेगा इनका नेचर ये है, इस सिक्योरिटी को पसंद नहीं करते हैं और कॉमन मैन है, गरीबी से ऊपर आए हैं, तो लोग जो है मेरे साथ चलेंगे, मैं लोगों के साथ चलूँगा, मैं लोगों के सीट पर बैठूँगा, लोग मेरी सीट पर बैठेंगे। मैं लोगों के बीच में मैं कोई भेदभाव नहीं करूँगा। आपका जो इलाका है जहाँ पे आप लगातार समाज सेवा करते रहे हैं, वहाँ की जनता को जब पता चला कि आप राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन भर चुके हैं, तो कैसा रिस्पांस मिला जनता की तरफ से? देखिए, लोग ये सोचते हैं कि भाई इनकी जो सोच है बहुत बड़ी है। लोग जानते हैं हमारी सोच के बारे में, वो जानते हैं कि इनकी सोच बहुत बड़ी है, इनका विज़न बहुत बड़ा है और हमेशा ये जो है इसी तरह से यूनिक काम करते हैं जो और कोई सोच भी नहीं सकता है। इसलिए लोग जो है काफ़ी तादाद में बधाई दे रहे हैं। मेरे व्हाट्सअप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर लाखों लोग, हज़ारों लोग जो है बधाई दे रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं, मीडिया के जरिए, इसके जरिए सब ये चल रहा है। मूवमेंट 8-10 दिन से चल रहा है। लेकिन कहावत है कि राष्ट्रपति पद का जो प्रत्याशी होता है उसके ऊपर किसी भी तरह का आरोप नहीं होता। आपके जो दुश्मन हैं, आपके जो विरोधी हैं, आप पर तो लगातार आरोप लगाते रहे हैं। उन आरोपों के बारे में आज क्या कहेंगे दर्शकों को? देखिए, दुनिया में इंसान आया है तो आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे, उसकी हमें कोई परवाह नहीं है। मेरा एक ही टारगेट है, मुझे मेरे देश की सेवा करना है और वो मिशन में मैं सक्सेस होना चाहता हूँ। तो राष्ट्रपति चुनाव के लिए और क्या क्या तैयारियाँ की हैं आपने? क्योंकि आम आदमी को भी ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि आपके पीछे कोई सपोर्ट नहीं है। यही तो हम देश की जनता को मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे पीछे कोई सपोर्ट नहीं है, हमारे पीछे जनता का सपोर्ट के लिए हम अपील कर रहे हैं। लोग हमारे साथ हैं। लोग, जिन लोगों ने एमपी और एमएलए को चुना है, अगर आज लोग अगर एमपी अपने एमपी एमएलए को बोलेंगे कि इन्हें वोट करो, तो उनको करना पड़ेगा ताकि दोबारा उनको जीतना है। अगर वो हमें रिजेक्ट करेंगे तो आने वाले दिनों में लोग उन्हें रिजेक्ट करेंगे। ये जो राजनीतिक पार्टी के जो नेता होते हैं, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं मोहम्मद पटेल साहब, कि हम अच्छे दिन ला देंगे, हम गरीबों का उत्थान कर देंगे, किसानों को सुख देंगे, आप राष्ट्रपति बनेंगे तो इन समस्याओं को ठीक करने के लिए क्या करेंगे? सरकार के ऊपर कितना दबाव डालना चाहेंगे आप? सबसे पहले मैं देश, हमारे मुल्क की जो सीमा है उसकी सुरक्षा के लिए काम करूंगा और हमारे सैनिक के साथ जो पड़ोसी मुल्क जो जिस तरह से दुर्व्यवहार कर रहा है वो मेरे पीरियड में ज़रूर बिल्कुल नहीं होगा। हमारी भारत की सेना जो है बॉर्डर पे सीना तान के खड़े रहेगी। उनके ऊपर दुश्मन जो है नज़र उठा के देखने की भी हिम्मत नहीं करेगा। और पूरी दुनिया को क्या संदेश देना चाहेंगे आप भारत को? देखिए, भारत इतना बड़ा डेमोक्रेट कंट्री है। आप देखेंगे कि ये मुल्क के अंदर पति और पत्नी दोनों राष्ट्रपति का चुनाव लड़ते हैं। इससे बड़ी डेमोक्रेसी और क्या होना चाहिए? इसको भाई भतीजावाद से जोड़कर देखें तो कैसा लगेगा आपको?
भाई अक्सर भतीजावाद लोग कहते नहीं, हैं कि भाई भतीजावाद राजनीति में नहीं भाई करनी चाहिए, लेकिन आप सीधे पति पत्नी दोनों तैयार हो गए हैं लड़ने को। भाई और भतीजावाद तो दोनों अलग घर में रहते हैं, हम तो पति और पत्नी एक घर में रहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी लोगों के लिए जो है एक मिसाल है कि हमारे मुल्क के संविधान ने जो है ये अधिकार दिया है कि पति भी लड़ सकता है, पत्नी भी लड़ सकती है। क्या कभी किसी ने आपको कहा कि आपका ये जो पूरा फंडा है वो सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट है? किसी ने कहा अभी तक? देखिए, चुनाव लड़ेंगे तो पब्लिसिटी तो होगी, समझे, लड़ेंगे तो खून निकलेगा, चुनाव लड़ेंगे तो प्रचार होगा, ये तो ठीक है, चलता ही है। और किन किन समस्याओं को आप देश में देखते हैं कि वाकई उसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है? क्योंकि राष्ट्रपति का जो पद है शीर्ष पर होता है, भारत का पहला नागरिक होता है। देखिए, मैं हमारी सरकार के साथ मिल करके काम करूंगा और सरकार के ऊपर एक प्रेशर बनाऊंगा कि आप ये नहीं करिए, ये करिए, ये मुल्क के इंटरेस्ट में नहीं है, ये मुल्क के इंटरेस्ट में है। मैं एक भाई साहब फर्स्ट राष्ट्रपति रहूंगा जो सरकार को साथ लेकर के देश के हित में काम करूंगा। मैं रबर स्टैम्प बन के काम नहीं करूंगा। अच्छा, अभी तक जो राष्ट्रपति रहे हैं उनको आप रबर स्टैम्प मान रहे हैं? लोग तो बोलते हैं कि भाई राष्ट्रपति तो रबर स्टैम्प होता है, लेकिन मैं जो है वो मिसाल को जो है बदलना चाहता हूँ। आप सरकार को रबर स्टैम्प बनाना चाहेंगे? देखिए, मैं मेरे स्टाइल से मैं काम करूंगा और लोग जो है मेरी सराहना करेंगे और वो काम मेरे सिर्फ और सिर्फ देश के हित में होगा। एक राष्ट्रपति चाहे तो देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको सुधार सकता है, या फिर गरीबों की जो भी समस्याएं होती है, जो आम जनता जिस उम्मीद के साथ नेता को वोट देती है, सरकार बनाती है और उसके बाद भी वो निराश रहती है, उस स्थिति में अगर आप राष्ट्रपति बनते हैं तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? जिस तरह से आपने अभी पाकिस्तान का उदाहरण दिया, आम आदमी के लिए क्या करेंगे? देखिए, आम आदमी के लिए जब मैं राष्ट्रपति बनूंगा तो जाहिर सी बात है मेरे पास भी अधिकार होंगे, समझे। जब पार्लियामेंट का सेशन चलता है तो सबसे पहला भाषण जो है राष्ट्रपति का ही होता है। तो वो भाषण मैं पढ़ूंगा जो लोगों के इंटरेस्ट में होगा तो ही वो मैं भाषण पढ़ूंगा। किसी पार्टी पॉलिटिक्स के हित में होगा तो वो मैं भाषण पार्लियामेंट में नहीं पढ़ूंगा। अपने देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं वो मन की बात के जरिए अपनी भावनाओं का इजहार करते हैं। आप पब्लिक से जुड़ने के लिए क्या क्या करने वाले हैं? देखिए, पब्लिक से जुड़ने के लिए तो मैं ट्रेन में चल रहा हूँ, मैं बस में चलूँगा, ट्रेन में चलूँगा। इससे तो सिर्फ पब्लिसिटी मिलेगी? नहीं, पब्लिसिटी नहीं, लोगों के बीच में जाऊँगा तो लोगों की समस्या मुझे सुनने का मौका मिलेगा। राजा की तरह काम करेंगे? हाँ, जनता के बीच? नहीं, राजा की तरह नहीं, मैं एक नौकर की तरह काम करूँगा। नहीं, प्रधान सेवक तो मोदी साहब ने भी कहा था ना। नहीं, कि प्रधान सेवक के तौर पर मोदी साहब जो है वो बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी के आदमी है। मैं राष्ट्रपति पॉलिटिकल पार्टी का आदमी नहीं होता, राष्ट्रपति एक इंडिपेंडेंट। ये तो आपकी सोच है। हाँ, अभी तो कानून में भी वही है कि राष्ट्रपति जो है वो इंडिपेंडेंट होता है, वो पार्टी से उसको रिजाइन करना पड़ता है। अभी जो भी लोग जो पार्टी में थे उन्हें पहले रिजाइन करना पड़ेगा, उसके बाद प्रेसिडेंट का नॉमिनेशन भरना पड़ेगा। फर्स्ट रिजाइन, बाद में वो भरना है। तो पार्टी पॉलिटिक्स इसमें आती नहीं है, पार्टी का लेवल इसमें नहीं होता है। आप फंडिंग को लेकर क्या सोच रहे हैं? चलते चलते बताइए, फंडिंग को लेकर क्या सोचेंगे? क्योंकि चुनाव में खर्च तो होता ही है। देखिए, ये एक ऐसा चुनाव है इसमें पैसा नहीं लगता है, इसीलिए ये चुनाव को जो इस चुनाव को हमने फर्स्ट प्रेफरेंस दिया है कि इसमें ना आवाम को पैसे बांटना है, ना और कोई पोस्टर लगाना है, ना कोई पेपर में इश्तिहार देना है। हमने नॉमिनेशन पार्लियामेंट में भर कर के आया है लोकसभा के अंदर, वहाँ जो भी मैसेज पार्लियामेंट से जाता है एमपी से एमएलए को सबको पता चल चुका है कि ये जो है बम्बई के अंदर पति और पत्नी दोनों जो है प्रेसिडेंट के लिए फॉर्म भरे हैं। तो हमारे बारे में अगर वो लोग सोच रहे होंगे तो आने वाले दिनों में एक जो है सामने पॉजिटिव रिपोर्ट आ सकती है। कुल मिलाकर अब जनता तय करेगी कि वाकई अपने एमएलएस को, अपने एमपीज़ को वो किस तरह से मोहम्मद पटेल के संदर्भ में समझाने में सक्षम होते हैं। लेकिन फिलहाल हम बहुत शुभकामनाएं आपको देंगे और एक मुबारकबाद देंगे कि आपने जिस सफ़र को चुना है वो बहुत ही ज़्यादा कामयाब हो। हालांकि ये बहुत मुश्किल है, लेकिन मुश्किल तब दूर हो जाती है जब इंसान रास्ते पर चल पड़ता है। फिलहाल वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे सायरा पटेल की, जो मोहम्मद पटेल साहब की पत्नी हैं और उन्होंने भी राष्ट्रपति पद का नामांकन भर दिया है। देखते रहिए हमारे साथ ये खास कार्यक्रम आमने सामने। तुझे यहाँ से शहर कैसा दिखता है? बहुत छोटा नजर आता है ये शहर। खुद को बड़ा करेगा ना तो ही शहर छोटा नजर आएगा। Do you love me?
ऑफ कोर्स आई डू यार, ये भी कोई पूछने की बात है क्या? अच्छा, शर्ट निकालो अपनी। करना क्या है? मोहल्ले के लड़कों को इकट्ठा करके शाखा ही तो खोलनी है। पर देव सिंह ही क्यों? क्योंकि देव सिंह इस कोटा शहर का सबसे बड़ा पॉलिटिकल गुंडा है। हुकुम, मेरा नाम विष्णु राजपूत है। तुम जैसे युवा कार्यकर्ताओं की तो हमारे संगठन को जरूरत है। अबे तू तेरे साथ साथ मुझे भी मरवाएगा। नदी में पत्थर फेंकने से कुछ नहीं होता विष्णु, वो बस इतनी बड़ी नदी में डूब जाता है। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मेरे साथ आमने सामने। ब्रेक पे जाने से पहले हम मोहम्मद पटेल साहब से बात कर रहे थे कि बतौर राष्ट्रपति वो क्या क्या करेंगे देश के लिए, लेकिन अब ब्रेक के बाद उनकी पत्नी सायरा पटेल हैं जिन्होंने एक नया इतिहास रचा है। भारत में पहली बार किसी मुस्लिम महिला ने राष्ट्रपति पद का नामांकन भरा है। सबसे पहले हम उनको बधाई देने हमारे साथ खुद हैं सायरा पटेल। सायरा जी, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद हो। ये जो बहुत बड़ा कदम उठाने का जो काम किया है, ये कैसे संभव हुआ? किस तरह की बात सोच दिमाग में आई थी कि मैं भी राष्ट्रपति बन जाऊं? आज तक हम लोग हर बार जब भी पार्लियामेंट इलेक्शन होता है या एमएलए इलेक्शन होता है, यानी हर एक चीज़ के लिए जब इलेक्शंस होते हैं तो हम सोचते हैं कि भाई ये इलेक्शन लड़े, वो इलेक्शन लड़े, लेकिन हमारे पास फंड और दूसरी बात पार्टियों को पैसा ना देने की वजह से, टिकट के लिए पैसा नहीं देने की वजह से इस बार सोचा कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ेंगे जिसको पैसे देने की ज़रूरत ना होगी। मतलब बाकी चुनाव में पैसे देने पड़ते, खर्च करने पड़ते ना पैसे। भाई पार्टियों को फंड दो, पब्लिक को दो। आजकल करप्शन की पूरी करप्ट हो गई है इंडिया में, इलेक्शन में पूरे करप्शन के लिस्ट में है, हिट लिस्ट में है। तो उसकी वजह से जो है हम लोग नहीं लड़ पा रहे थे, तो हम सोचे चलो इस बार जो है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जिसमें पैसे खर्च करने की ज़रूरत ना पड़े और इलेक्शन भी लड़ा जाए। आपको पता है कि राष्ट्रपति का जब इलेक्शन होता है तो वोट कौन लोग देते हैं? जी हाँ, मुझे पता है। बताइए जी। हम अपने 50 MPs की सिग्नेचर्स की ज़रूरत है इस प्रपोजल और सेकेंड्स की जी। तो जब वो लोग हम लोगों को सिग्नेचर वगैरह दे देंगे तब हम इलेक्शन लड़ सकते हैं। अगर हम जनता की भावनाओं की बात करें, इस देश में बहुत सारी समस्याएं हैं। आप किन किन समस्याओं को देखती हैं, महसूस करती हैं और सुलझाने का दम रखती हैं, बताइए। आज हिंदुस्तान में तरह तरह के मसाइल हैं। तो किसानों को लेकर देखिए, आज किसान किस तरह से लड़ रहे हैं अपनी आवाज़ पहुंचाने के, लेकिन उनके कोई मसले हल नहीं हो रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक हुआ जिसमें नोटबंदी हुई, उसमें लाखों लोग कारोबार ठप हो गए। आज उसके बारे में भी हम सोचते हैं कि भाई उसके बारे में कुछ एक्शन लिया जाए, लेकिन आज तक मोदी जी चिल्लाते रहे कि भाई सर्जिकल स्ट्राइक करें, नोटों की सर्जिकल स्ट्राइक हुई, उसकी वजह से बोले काला धन वापस आएगा। काला धन तो आज तक वापस आया नहीं। पता नहीं उसकी काउंटिंग में कहाँ पे गड़बड़ हो गई कि पता ही नहीं चल रहा है, फिगर ही नहीं मालूम पड़ेगा काला धन कहाँ है। आप अगर राष्ट्रपति बन जाती हैं तो काला धन लाने में कुछ मदद करेंगी मोदी सरकार की? काला धन मोदी सरकार ने तो ये उनका अपना इलेक्शन एजेंडा था कि भाई हम काला धन लाएंगे। आप प्रेशर डालेंगे? हम अपने तौर से काला धन वापस लाने की कोशिश करेंगे। हम मोदी जी की स्टाइल पर नहीं जाएंगे। क्या क्या तरीका होगा, कुछ तो बताइए ताकि जनता तक आपकी हर भावना पहुंचे और उनको लगे कि वाकई हमारी जो सायरा पटेल जी हैं उनको राष्ट्रपति बनाना चाहिए। एक्चुअली काला धन का जो जिन लोगों को काला धन जमा करना होता है वो लोग तो काला धन यहाँ जमा ही नहीं करते ना। वो स्विस बैंक ऑफ इंडिया, स्विस बैंक बाहर मुल्कों में भेज देते हैं। हम उन तक इस तरह से पहुँच ही नहीं सकते हैं जब तक कि हमारा पूरा सिस्टम, पूरे प्रधानमंत्री से लेकर एक आम कारपोरेशन तक इलेक्शन से, तब तक के लोगों को फॉलो नहीं किया जाएगा कहाँ से काला धन आ रहा है, तब तक के हम नहीं कर सकते। पूरा हमारा मीडिया से लेके हर एक चीज़ जो है उसके फॉलो करना चाहिए कि भाई कहाँ से करप्शन हो रहा है और कहाँ कैसे काला धन अटका हुआ है, तभी हम उसको कर सकते हैं। देखिए, आपने कई चुनावों का सामना किया है, कई बार आपको लोगों ने चुन के दिया है और ये एहसास हुआ है बखूबी कि जनता की सेवा करने के लिए पावर की ज़रूरत होती है। राष्ट्रपति बनने के बाद सबसे पहला काम आप क्या करेंगे? जिस तरह से आपके पति ने कहा कि वो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देंगे, आपने क्या प्लानिंग की है? राष्ट्रपति बनने के बाद सबसे पहला कदम क्या होगा आपका? महिलाओं की सुरक्षा के लिए मैं बहुत बड़े कदम उठाना चाहती हूँ, ताकि आज जो हिंदुस्तान में महिलाओं की जो इज्जत तार तार हो रही है उसके लिए मैं एक ऐसा कानून लाना चाहती हूँ कि जो उनकी रूह भी काबू उठे, कि भाई औरतों की सुरक्षा इस लिहाज से कि वो हर कोई उसको इज्जत की निगाह से देखना चाहिए। और उसके लिए मैं एक बहुत बड़ा कानून
लाना चाहूँगी। एक संयोग है कि सायरा पटेल जी और मोहम्मद पटेल साहब जिस इलाके में रहते हैं उस इलाके का नाम गिलबर्ट हिल है, और जहाँ तक इनका सपना सच होने की बात है तो वहाँ रायसीना हिल है। दो हिल हो जाएगा, तब आप क्या करेंगी? सबसे पहले गिलबर्ट हिल टू रायसीना हिल। ये तो सफ़र हमारा बहुत ही मतलब मुश्किल था, गिलबर्ट हिल से रायसीना हिल तक जाने का, क्योंकि ये एक आम आदमी सोच ही नहीं सकता कि हम यहाँ गिलबर्ट हिल में रहते हुए रायसीना हिल तक जाएं। लेकिन ये मैं पहली मुस्लिम उम्मीदवार हूँ प्रेसिडेंट इलेक्शन की, जो और हम दोनों पति पत्नी ने सोचा कि हम दोनों इस इलेक्शन को लड़के ये साबित कर देंगे कि भाई इंडिया में ऐसे भी लोग हैं, ऐसा भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दिया है कि भाई ऐसे भी लोग इलेक्शन लड़ सकते हैं जो गिलबर्ट हिल में रहते हैं और रायसीना हिल तक पहुंच सकते हैं। अच्छा, चुनाव में तो आप तो जानती ही हैं कि कंपटीशन होता है सामने का वाले प्रत्याशी से। आपका जो कंपटीशन है किसी और से नहीं, अपने शौहर से है जी। इस कंपटीशन को किस तरह से आप झेलेंगी? शौहर से तो है, वैसे तो कामयाब को दोनों में से कोई एक भी होगा तो भी मुझे खुशी होगी। अगर वो प्रेसिडेंट बनते तो मुझे खुशी होगी। अगर मैं प्रेसिडेंट, आपकी चाहत क्या है? कौन जीते, पति जीते कि आप जीते? दोनों में जो जिसकी काबिलियत होगी वो जीते। क्लियर बताइए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि कौन जीता, आप जीतना चाहेंगी या पति साहब? मैं तो चाहूँगी जीतना, ऐसे ये नहीं कि मैं नहीं चाहूँगी, लेकिन आज हिंदुस्तान को ज़रूरत है जिस कानून की, जिस प्रतिनिधि की, जिस प्रेसिडेंट की ज़रूरत है, जनता वही जिता के दे सकती है। आज जो देश की राजनीतिक स्थिति है, दुनिया देख रही है हमारे देश में किस तरह से लोगों के ऊपर लगातार भ्रष्टाचार के मामले लगते हैं, आरोप लगते हैं। ऐसे में जनता कई बार समझ नहीं पाती कि हम किसको चुन के दें। आप क्या करेंगे राष्ट्रपति पद पर? जब राष्ट्रपति बन जाएंगी, शपथ ले लेंगी, तो इन राजनीतिक जो मजबूरियां हैं, जो स्थितियां हैं देश में भ्रष्टाचार की, उसको लेकर आपका क्या कदम होगा? सबसे बड़ी पहली बात तो ये कि हमारा मुल्क जो है फाइनेंशियल तरफ से बहुत कमज़ोर होता जा रहा है। आज इतनी महंगाई बढ़ रही है, महंगाई की बढ़ने की वजह से जो करप्शन बढ़ रहा है, करप्शन के बढ़ने की वजह से आज जो राजनीति का जो चलन हुआ है, आज हमारे यहाँ MP MLAs जो मतलब इलेक्शन जीत कर जाते हैं, पूरा पैसा करप्शन पूरा, जब इलेक्शन वो लोग जीत कर जाते हैं लाखों करोड़ों रुपया, अरबों रुपया लगा देते हैं। अब वो अरबों रुपया वसूल करने के लिए महंगाई को बढ़ा देते हैं और वो उस फेवर की बात करते हैं। तो इस वजह से जो है आज इंडिया का जो फाइनेंशियल ये है वो डाउन हो गया है। अच्छा, अभी जो मोदी सरकार की जो स्थिति है कामकाज के लेकर, बड़े बड़े उन्होंने वादे किए थे, नोटबंदी का उन्होंने मामला देश के सामने रखा, और अभी GST भी आ रहा है। आपको क्या लगता है कि वाकई मोदी सरकार का जो कामकाज है आपकी नज़र में कैसा है? ये तो बहुत ही मतलब मोदी सरकार ने तो बहुत ही महंगाई ज़्यादा बढ़ा दी। GST भी आ रहा है और महंगाई बढ़ेगी, पेट्रोल के दाम बढ़ गए थे अब और बढ़ेंगे, और जितना डिपेंड्स करता है कि महंगाई बढ़ने में, जैसे पेट्रोल के दाम की वजह से और भी चीज़ों के भाव बढ़ जाएंगे, इसी तरह से GST आने के बाद तो और परेशानी होगी। आज एक आम आदमी चिल्ला रहा है, एक आज आम गरीब इंसान तो आज उसको दाल का भाव पूछो, भाजी का भाव पूछो, हर एक चीज़ का मतलब ये कुछ आम जिंदगी मफलूज हो करके वो इंसान पढ़ाएगा क्या, वो एजुकेशन क्या देगा, मेडिकल हेल्प नहीं है, उसको क्या करेगा? ये सिर्फ हवाई बातें हैं NDA गवर्नमेंट की और कुछ नहीं। लेकिन आप अस्तित्व में जो सच्चाई है, जो सच्चाई की हद तक आज तक कोई पहुंच नहीं पा रहा है। आम जनता परेशान है NDA गवर्नमेंट में, और लोगों को महंगाई और उसके अलावा लोगों को जीना मुश्किल हो रहा है। लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है। किसान एक तरफ चिल्ला रहे हैं, महंगाई और रिजर्वेशन का मामला है। अब हमारे आज ये सिस्टम क्यों कुछ नहीं कर पा रहा है? आपको लगता है कि आप जब राष्ट्रपति बन जाएंगी तो इस सिस्टम को बदलने की कोशिश करेंगे? क्योंकि जो भी हमारे MP हमारे फेवर में हैं, जो भी हमारे MPs जितने भी आएंगे, तो हम उनको बताएंगे भाई इस तरह से काम किया जाएगा, वो फेवर का काम करना चाहिए। ये भी लगता है कभी चुनाव जीते या ना जीते नाम तो हो जाएगा, ऐसा कभी ख्याल आता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, सच बोलिए। नाम होने से कम ऐसा तो होता है, हो जाएगा कि भाई हमारे विचार, आप हमारी जनता 1.25 करोड़ जनता जो है उस तक हमारी विचारधारा पहुंच जाएंगी। अब उस विचारधारा से अगर हमको 1.25 करोड़ पहुंचेगी, लेकिन उससे यही मालूम हो जाएंगे भाई हमारी सोच क्या है, उससे ये लोगों को लगेगा भाई ये करना क्या चाहते हैं। अच्छा, महिलाओं का जो शोषण होता है इस देश में, महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार के मामले सामने आते हैं, आप कैसे रोक पाएंगी? क्योंकि उसके लिए ठोस योजनाएं होनी चाहिए। आप किस तरह से कामयाब होना चाहेंगी उस दिशा में? इस तरह से एक अमेंडमेंट करके लाया जाएगा जो लोकसभा और राज्यसभा से, ताकि एक ऐसा कानून बन जाए कि जो औरतों को सताए और औरतों के लिए ये क्या करने की कोशिश कर रहा है उसको, उस पर एक ऐसा कानून, फांसी की सज़ा होनी चाहिए, ताकि उसकी रूह तक कांपना चाहिए कि उस इंसान को कि औरतों को शोषण ना किया जाए। अपने जो देश के महामहिम हैं प्रणब मुखर्जी दादा, उनका जो कार्यकाल रहा उसको कैसे देखती हैं आप? क्योंकि आपने प्रतिभा पाटिल को भी देखा होगा,
इनके बारे में क्या कहेंगी? यही हमारी हम यही बताना चाह रहे हैं कि भाई हमारी गवर्नमेंट जो है अपना एक मतलब MP NDA गवर्नमेंट और UPA गवर्नमेंट अपना अपना एक जो है बिठा देती है, जैसे एक प्रेसिडेंट के रूप में कि भाई ये हमारा रबर स्टैम्प जैसा बिठा देती है कि भाई ये हमने जो बोला है वो करेंगे। तो अब प्रतिभा पाटिल हो चाहे प्रणब मुखर्जी हो, उन लोगों ने जो उनकी गवर्नमेंट ने बोला होगा उन्होंने वही काम किया होगा। बाकी एज अ प्रेसिडेंट उन्होंने आज तक ऐसा नहीं कहा कि भाई ये एक जैसे कि आज तक नेवी फौज वगैरह पूरा प्रेसिडेंट के कंट्रोल में है। आप तो किसी पार्टी से नहीं जुड़ी हुई हैं फिलहाल राष्ट्रपति पद के लिए, बिल्कुल नहीं। तो आप तो किसी की बात नहीं मानेंगी? जी नहीं, जिसके लिए हम लोगों को ये करेंगे कि भाई जब हम आपको बिल पास करना है या अमेंडमेंट करना है तो हम हमारे फेवर के लोगों को मतलब ये करेंगे कि भैया जो हमारी राय से सहमत हो जी, उस तरह के लोग करेंगे। और किन मुद्दों को आप प्राथमिकता देंगे? क्योंकि अगर हम महिलाओं की बात, महंगाई की बात, GST की बात तो हम लोगों ने कर ली, बाकी किन मुद्दों को आप प्राथमिकता देंगी? क्योंकि इस देश में समस्याओं का कोई अंत नहीं है। इस देश में वो भी है। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि आज हमारे बॉर्डर्स जो है, बॉर्डर्स पे इतनी सुरक्षा नहीं है। हमारे फौजियों की हालत देखिए, आज उनको खाने के लिए दाल रोटी दिया जाता है, वो भी ऐसी जिसमें वो खाने के बाद तो उनको ताकत नहीं मिलती है। जब वो 24 घंटे बॉर्डर पे खड़े रह के लड़ते हैं हमारी सुरक्षा करने के लिए, तो उनको एक ऐसा वो स्ट्रॉन्ग फीड देना चाहिए, स्ट्रॉन्ग खाना, स्ट्रॉन्ग ये देना चाहिए कि भाई वो हमारे लिए रात दिन एक करके जब लड़ रहे हैं। आज देखो उनके लिए जब अभी बीच में फेसबुक पे एक चल रहा था एक फौजी के बारे में, फौजी ने दिया था, बाद में उसको बेचारे को क्या किया गया, उसको तो निकाल ही दिया ना, फौज से ही निकाल दिया, उसको मारा, बहुत कुछ ये किया। आप रहती तो बचा लेते? नहीं, उस वक्त हम चेंज करते, हम उस फौज की सिस्टम को चेंज करते कि भाई फौज में ये क्या हो रहा है। जब हमारी देश की सेना है जो हमारे लिए सुरक्षा की वो है, लड़ने वाली ही ऐसी रहेगी, तो आगे हमारे देश का क्या है। हम एक आम नागरिक जो है अपनी सुरक्षा महसूस नहीं कर सकेगा ना, हम सुरक्षित नहीं, हम इस देश में सुरक्षित नहीं ऐसा महसूस कर सकेंगे। आज आप अपने आप को सुरक्षित मानती हैं क्योंकि आप बहुत बड़े पद के लिए चुनाव लड़ने वाली हैं, अपनी सुरक्षा को लेकर आपने क्या व्यवस्था की है? हमारी अपनी सुरक्षा का दिया, बस जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए, और क्या है। आपके पति जो हैं वो बहुत ही स्पष्ट रूप से कह के गए कि वो राष्ट्रपति बनने के बाद भी फ्लाइट पे नहीं जाएंगे, लोकल ट्रेनों से सफ़र करेंगे। आप तो फ्लाइट पे चढ़ेंगी? वो तो डिपेंड करता है, जब हमको लोगों के बीच जाना है तो हम जिस तरह से भी पहुंच सके जाएंगे, चाहे फ्लाइट हो चाहे ट्रेन हो। तो ये जो सोच में फ़र्क है वो जनता तक क्योंकि जब जो जनता तक जैसे ही पहुंच पाएंगे। चलिए, तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि अगर हम चुनाव लड़ते हैं तो बहुत सारी जिम्मेदारियों का एहसास होता है। अभी आपके इलाके में जो आपके जो समाज के लोग हैं, आपके जो सपोर्टर्स हैं, जो नगर सेवक का भी चुनाव आपने लड़ा, दुर्भाग्यपूर्ण रूप से आपको कहना पड़ा कि आप जीत नहीं पाई, अभी कैसा रिस्पॉन्स है जनता का? क्योंकि जनता ही आपकी बात को अपने MLA और MP तक ले जाएगी। सही बात है, जनता चाहती है हमें, कि जनता चाहती है कि हम लोग ऐसे काम करने वाले लोग आए, लेकिन आज हमारा पॉलिटिकल सिस्टम जो इतना बिगड़ा हुआ है कि अच्छे लोगों को आने नहीं दिया जाता है, ताकि अच्छे लोग अगर आएंगे तो हमारे, जैसे एक बार यहाँ स्पीच में कहा था राहुल गांधी जी ने कि एक गिलास गंदा पानी, उसमें आधा गिलास में अच्छा पानी मिक्स हो जाए तो बदल सकते हैं हम, उस गंदगी कम हो सकती है। लेकिन यहाँ पर दुर्भाग्यपूर्ण ये बताना पड़ रहा है कि उस लोगों को उस गंदगी को साफ करना ही नहीं चाहते, और गंदे लोग ही पसंद किया जाता है। बहुत अहम बात कह रही हैं सारा पटेल जी कि गंदगी को लोग मिटाना नहीं चाहते और गंदगी के जरिए ही लोगों को बांध के रहना चाहते कि भाई गंदगी साफ करेंगे। हाँ, बोलते हैं लोग, सिर्फ बोल रहे हैं, प्रैक्टिकल में लोग नहीं कर रहे हैं उसको। आप क्या करेंगे? गिलास बदल देंगी, पानी बदल देंगी? जी नहीं, हम तो चाहेंगे हम पूरी तरह इस देश को बदले, कानून को बदले, और एक अच्छा ऐसा ये लाए कि जो हमारी नई जनरेशन आने वाली है उनके लिए बहुत अच्छा काम करेंगे। चलिए, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि आपका जो मकसद है वो पूरा हो। लेकिन सबसे बड़ा सच यही है कि इस देश की जनता से ज़्यादा इस बार इनका जो पूरा भरोसा है वो MLA और MPs पर है, क्योंकि जनता के ज़रिए ही इनकी बात वहाँ तक पहुँचेगी और उसके बाद वो निर्णय ले पाएंगे कि राष्ट्रपति भवन में इस बार कौन बैठेगा। लेकिन फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपको एक बार फिर से बधाई कि आप इस चुनाव में ज़रूर परचम लहराएं। इस खास शो में इतना ही, बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए IN24 न्यूज़ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।